अस्सलामुअलैकुम। टिकटों की तकसीम, ऑडियो लीक्स का सिलसिला और इंकशाफात, हर ऑडियो लीक के साथ एक नए इंकशाफात का सिलसिला भी जारी है। साथ ही साथ मुज़ाकरात का तीसरा दौर, हतमी दौर होगा या नहीं, फाइनल राउंड होगा या नहीं, या सिर्फ ये इत्माम हुज्जत है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। क्योंकि जो एक कंड्यूसिव माहौल मुज़ाकरात के लिए ज़रूरी होता है, जो मवाफ़िक़ हालात ज़रूरी होते हैं, वो इस वक्त नापैद हैं। दोनों जानिब से सख्त मौक़िफ़ है। ये मामलात कहाँ आगे चलेंगे या सिर्फ ये एक टाइम गेनिंग एक्सरसाइज है, इसके ऊपर भी बात की जाएगी। और फिर दूसरी चीज़ ये कि वफाकी हुकूमत और निगरां पंजाब हुकूमत जो है वो इस वक्त हकीकतन एक दूसरे से अलग हैं या नहीं, या ये आई वॉश है, या इसको एक फाइन लाइन जो दोनों के दरमियान होनी चाहिए वो है या नहीं। आज इन तमाम चीज़ों को डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले ज़रा बात करते हैं मौजूदा जो इस वक्त सियासी और अदालती और आइनी हालात हैं, उस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं माहिर कानून जस्टिस वजीहुद्दीन रिटायर्ड हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया जस्टिस साहब आपके वक्त का। ये फरमाइएगा, कितने अफसोस की बात है, कितनी तशवीशनाक बात है कि हमारी सियासत बंद गली में पहुंच गई है। इदारे एक दूसरे के आमने सामने आ चुके हैं, और वो भी एक ऐसे वक्त में जब हम अपने आइन की 50वीं सालगिरह मना रहे हैं और मुल्क में इतना बड़ा मुआशी, सियासी, आइनी और अदालती बहरान देखने को मिल रहा है। जी, यकीनन बहुत ही अफसोसनाक बात है, और वजह उसकी ये है कि हम ज़ाती मफादात के पीछे दौड़ रहे हैं, और जो लार्जर इंटरेस्ट है, जो कौम का मफाद है, उससे पसपुष्ट हमने डाल दिया है। लेकिन ऐसा होता है उन ममालिक में जहाँ पर के जमहूरी कुव्वतें कमज़ोर पड़ जाएं, जहाँ रूल ऑफ लॉ प्रिवेल ना कर रहा हो, जहाँ पर एलिटिस्ट कैप्चर जिसे कहा जाता है वो देखने में आ रहा हो, तो ये सब चीजें वहाँ हुआ करती हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि मीडिया का एक बहुत बड़ा रोल है, इंटेलिजेंशिया का एक बहुत बड़ा रोल है कि वो टोटली न्यूट्रल रह करके इन मामलात की अक्कासी करें, उनको एनालाइज करें, और जो इस तरह के लोग हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं, जिन्होंने मुल्क को इस डगर के ऊपर ला के खड़ा कर दिया है, उनका एक्सपोजर हो, उनकी आइडेंटिफिकेशन हो। जस्टिस साहब, खुदा करके ये बातचीत की, मुज़ाकरात की, डायलॉग की राह निकली है। मसला यह है कि हमारी सियासी जमातें अगर इतनी ही बालिदगी का मुजाहरा करती तो हालात इस नहज पर कभी भी ना पहुंचते। आप खुद इस मुज़ाकराती अमल से कितने मुतमईन हैं, और ये भी बताइएगा कि इसका जामिन कौन होगा फिर? ये देखिए, मैं ये समझता हूँ कि ये एक बड़ी खुशाइंद बात है कि ये जगह इकट्ठे हो गए हैं। इसमें कोई शक नहीं कि इनके ऑब्जेक्टिव जो हैं दे आर पोल्स अपार्ट, लेकिन ये एक अच्छी बात है कि एक जगह बैठे हैं। लेकिन मैं नहीं समझता कि ये खुद से बैठे हैं। मैं समझता हूँ कि यकीनन कोई आउटसाइड फोर्सेस हैं जिन्होंने मुल्क के हालात में और जिस नौयत से कि कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर अमल दरामद नहीं हो रहा है, तो यकीनन उन्होंने अपना रोल प्ले किया है। उन फोर्सेस के मुताबिक हम सोच सकते हैं कि वो कौन सी फोर्सेस हैं। ऑब्लिकली मीडिया में उनके नाम भी आ जाते हैं, उनको मुख्तलिफ अंदाज से जैसे ऑपरेट कर रही हैं वो भी मालूम हो जाता है। लेकिन यकीनन ये वो फोर्सेस हैं कि जिनकी इंटरवेंशन से ये हडल। सर पंजाब में 14 मई को और बकिया पूरे पाकिस्तान में बाद में, तो आप नहीं समझते कि अगर इस तरह से इलेक्शन होंगे तो इससे इंतहाई पेचीदा इंतजामी मामलात पैदा होंगे और आगे भी बहरान दर बहरान का सिलसिला जारी रहेगा? क्या एक वाइस कॉल नहीं है कि पूरे मुल्क में एक ही दिन में इलेक्शन हो? क्या ये मुनासिब नहीं रहेगा? देखें, बुनियादी बात यह है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने कभी ये नहीं कहा कि मुल्क की जितनी भी असेंबलियां हैं उनका इलेक्शन एक साथ होना चाहिए। ना एक्सप्लिसिटली और ना इम्प्लिसिटली कभी ये नहीं कहा। अनफॉर्चुनेटली ये एक डिबेट खड़ी हुई है
और सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि पंजाब के इलेक्शन आप 14 मई को उनका इनेकाद करें, तो ये थिंकिंग जो है ये बिल्कुल रिबफ कर दी गई है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से, और आइन में कहीं ऐसा है भी नहीं। लेकिन इस वक्त जो ग्राउंड रियलिटीज हैं वो बिल्कुल तब्दील हो गई हैं। अब 14 मई में टाइम ही कितना रह गया है, पैसा उसके मुताबिक दिया नहीं गया। जहाँ तक के सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट का ताल्लुक है, उन्होंने इस मामले से अपना हाथ उठा लिया है कि जी हम जो प्रोटेक्टिव फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं या करते रहे हैं वो हम इस मौके पर कम से कम 14 मई के लिए हम नहीं कर सकेंगे। तो लिहाजा अब तो ऑप्शन ही कोई नहीं है सिवाय इसके कि जब कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट जो है वो 90 दिन की गुजर गई है और आगे जो अक्टूबर में जनरल इलेक्शन नजर आ रहे हैं वो और ये डेट जो है ये तकरीबन आगे पीछे बहुत ज्यादा फासला बीच में नहीं है, उसमें स्पेस ज्यादा नहीं है। ठीक, तो अब मैं समझता हूँ कि ये यकीनन कॉन्स्टिट्यूशनल डेविएशन होगी, ये यकीनन लॉ ऑफ नेसेसिटी को रिजॉल्व करना होगा, लेकिन उसमें फॉर्चुनेटली अदालतों का रोल नहीं है। उसमें अनफॉर्चुनेटली दीगर जो अवामिल हैं वो रास्ते में आए हैं, उनके मुताबिक कहने की जरूरत नहीं, सब समझते हैं, सब जानते हैं। तो अब इस सूरत हाल में कोशिश यही होनी चाहिए कि अगर तो अक्टूबर में नहीं तो सितंबर में नहीं तो अगस्त में सारे इलेक्शन एक साथ हो जाएं। इसलिए नहीं कि कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है, इसलिए कि अब ग्राउंड रियलिटीज ये बन गई हैं कि मुल्क की बहबूद के लिए जरूरी है कि इलेक्शन हो, और क्योंकि हालात ऐसे हैं तो लिहाजा एक साथ और एक ही दिन अगर हो जाए तो बहुत बेहतर होगा, क्योंकि मुल्क की पोजीशन सर हालात अब हालात ये हैं कि हुकूमत अपने मौक़िफ़ की बका के लिए पार्लियामेंट के पीछे खड़ी हो रही है और हिज़्ब मुखालिफ अदालत आलिया के हुक्म की तामील पर जोर दे रही है, लेकिन कई मामलात में खुद अदलिया की तकसीम का तासुर भी सामने आया है। तो आपकी नज़र में किसका बयानिया ज़्यादा वजन रखता है? सबसे पहले तो मैं आपसे ये अर्ज करना चाहूंगा कि अदलिया की तकसीम एक रियलिटी है जो अनफॉर्चुनेटली इससे पहले बहुत ही कम हुई है। 1997 या 1998 में ये हुई और उस वक्त नून लीग का इसमें किरदार था, और इस वक्त भी ये जो तकसीम सुप्रीम कोर्ट की है उसमें पीडीएम का और नून लीग का किरदार है, जो बड़ी ही अनफॉर्चुनेट बात है। ऐसा होना नहीं चाहिए। जो जज साहिबान इतने बड़े ओहदों के ऊपर बैठे हुए हैं, एपेक्स कोर्ट में बैठे हुए हैं, उनको इस तरह के इनिशिएटिव को डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए, कभी होना नहीं चाहिए। तमाम जज साहिबान को कॉन्स्टिट्यूशन के मातहत काम करना चाहिए, और ये कोई इस तरह का मामला नहीं है कि बिरादरी का मामला हो या भाईचारे वाला मामला हो। ये कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायरमेंट है कि कॉन्स्टिट्यूशन के मातहत तमाम अदलिया को, खुसूसन एपेक्स कोर्ट को, अपनी जिम्मेदारियां यकसुई के साथ अदा करनी चाहिए और कोई फैक्टर्स भी बीच में इंटरवीन करने की इजाजत नहीं देनी चाहिए। तो ये बड़ी अनफॉर्चुनेट है। सर, कहा जाता है जिन ममालिक में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है वहां अदलिया की बात ज्यादा मुकद्दम होगी। इस हवाले से पाकिस्तान, भारत और अमेरिका की मिसाल दी जाती है, तो आपकी क्या राय है इस पर? जिन ममालिक के अंदर भी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है वहां सुप्रीमेसी कॉन्स्टिट्यूशन की होती है। अच्छा, दूसरी बात जो है वो ये है कि अदलिया, पार्लियामेंट या एग्जीक्यूटिव के अंदर कौन सुपीरियर है? कोई भी सुपीरियर नहीं है, सब बराबर हैं। उन सब का एक कॉन्स्टिट्यूशन रोल होता है और उस कॉन्स्टिट्यूशन रोल के अंदर उनको समाना चाहिए और उसी के अंदर उनको ऑपरेट करना चाहिए। लेकिन एक बात जरूर है, कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट देती है, कॉन्स्टिट्यूशन की अमेंडमेंट पार्लियामेंट का इस्तेकाक है उसको अमेंड करना, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कानून क्या है, उसका फाइनल आर्बिटर किसी भी मुल्क का एपेक्स कोर्ट होता है। एक मर्तबा अदालत ये कह दे कि आइन ये है, कानून ये है, वहाँ ये कहा गया है, दैट इज द लास्ट वर्ड, इज वेयर द बक स्टॉप्स। उसके बाद कोई क्वेश्चन रेज नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आप मजीद क्वेश्चन रेज करेंगे तो आप क्योटिक कंडीशंस क्रिएट करेंगे, आप एनआरसी की तरफ जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जस्टिस वजीउद्दीन अहमद रिटायर्ड हमारे साथ मौजूद थे और मुल्क की मौजूदा जो इस वक्त आइनी और अदालती जो सूरत हाल थी और जो फैसला जहां से ये ड्राइव हो के अब सूरत हाल आगे बढ़ रही है, इसका सियासी हल निकालने की कोशिश की जा रही है। मुज़ाकरात से ये हल निकलेगा या नहीं, इसके ऊपर हम बात करेंगे। एक छोटे से ब्रेक की कॉल है, ब्रेक के बाद प्रोग्राम को जारी रखते हैं।
वेलकम बैक। प्रोग्राम के इस हिस्से में हमारे साथ मौजूद हैं पीटीआई रहनुमा शौकत बसरा साहब लाहौर स्टूडियो से। आजकल काफ़ी खफा से नज़र आ रहे हैं अपनी क़यादत से टिकट्स के मामले पर, इनसे हम जानेंगे। और जुल्फ़िकार अली बदर जो कि तर्जुमान है बिलावल भुट्टो जरदारी के, स्काइप लिंक पे वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। बदर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। बसरा साहब, ये टिकटों की जो तकसीम है, ऑडियो लीक्स में नए नए इंकशाफात हो रहे हैं। वहाँ जमान पार्क में पहली दफ़ा हम देख रहे हैं कि पार्टी कारकुनान भूख हड़ताल कैंप लगा कर बैठे हैं और आज फवाद चौधरी जो है उनकी गाड़ी को भी वहाँ पर रोका गया। इस वक्त सूरत हाल ये है कि खारजी महाज पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो सफ आ रहा है हुकूमत के खिलाफ, लेकिन दाखिली मामलात पर खुद पार्टी के अंदर स्पेशली इलेक्शन को लेके और ये टिकटों की तकसीम जो है एक बहुत बड़ा मुश्किल टास्क इस वक्त बना हुआ है। क्या मामला है ये? इमरान भाई, पहली बात तो जो आपने कही कि मैं खफा हूँ, बिल्कुल नहीं हूँ। पार्टी के अंदर रह के आपको बहुत सारी चीज़ें लीडरशिप के साथ ही करनी पड़ती हैं और लीडरशिप को ही कन्विंस करना पड़ता है। जहाँ तक आपने टिकटों की बात कही, लेकिन आपकी जो वीडियो, आपकी जो एक वीडियो क्लिप जो है वो वायरल हुई थी, तो पार्टी के अंदर के इख्तिलाफात तो पार्टी के अंदर ही तय हो जाते हैं ना, वो वायरल नहीं होते इस तरह से। नहीं, मैंने उसमें भी जो कहा था मैं अभी आपको बता देता हूँ। मेरा नुक्ता नज़र अपने सवाल की ज़रा सुन लीजिए। देखिए, बहुत बड़ी पार्टी है और गलती की गुंजाइश हर जगह पे होती है और कुछ हलकों में ये ज़रूर हुआ है कि जो लोग ये समझते हैं कि हमने दिन रात मेहनत की है, हर मुश्किल वक्त में पार्टी के साथ खड़े हुए हैं। खा वो 25 मई का आपने देखा कि उस वक्त जंगो जदल थी, जिस तरह लोगों ने, मेरे एक दोस्त हैं काशिफ नवीद पंसोता फोटाबाद से, इसी तरह हारूनाबाद से बहुत सारे मेरे दोस्त हैं जो टिकटें जिन्होंने अप्लाई की 4 साल। मैं अगर अपने हल्के की बात करूं, आप जो कहना चाह रहे हैं, तो हमने पार्टी के हर हुक्म पे लब्बैक कहा है और वो हर मुश्किल वक्त में खान साहब की हर हुक्म पे, हर कॉल पे हम हर जगह पे पहुंचे हैं। तन मन धन लगाया है और खून की बाजी भी खेली है, पीछे नहीं हटे, जेलें भी काटी हैं, सख्तियाँ भी बर्दाश्त की हैं, आंसू गैस के शेल भी खाए हैं। मेरे हर फोटाबाद से काशिफ नवीद पंसोता जिनकी बात कर रहा हूँ, उनका दिल का ऑपरेशन हुआ था 25 मई को। पूरी क़यादत के साथ हम लोग उस वक्त जब आंसू गैस चल रही थी, हम पीछे नहीं हटे। हाँ। अब बात ये होती है कि जब नए लोगों को कुछ हलकों में ये हुआ है, ये नहीं कि आंधी होल हुए, कुछ हलकों में ऐसे लोगों को टिकट मिल गए जिससे हमारे जो, जैसे मैं हूँ या बाकी दो, ये समझते हैं हक हमारा था, उनको मिल गया। अब उसका तरीकाकार इमरान भाई यही है कि हम लोग विदन पार्टी रह के जब मैं उम्रे पे गया हुआ था, अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ा रसूल पे भी और अल्लाह के घर में भी हाज़िरी, जब वापस आया तो मैं पूरी पार्टी क़यादत को मिला हूँ, जनूबी पंजाब की क़यादत को मिला हूँ, मरकज़ी लीडरशिप को मिला हूँ। इसी तरह खान साहब को अपना मैसेज दिया है, वहाँ पे भी मुलाकात होगी। तो इंशाल्लाह यहाँ पे मैं समझता हूँ कि जो आगे आने वाले हालात हैं, एक ये हो रहा है कि आपको अभी तक आपका मामला अभी तक हल हुआ नहीं है, आप पर उम्मीद जरूर है, लेकिन नहीं, मैं बता दूं इमरान भाई, मैंने तो सुनिए, मैं कैंडिडेट हूँ एमएनए का अपने हलके से। मैंने 60,000 आज़ाद वोट लिया था, लेकिन जो मैं विंग चाह रहा था अपने एमपीएस के, उन दोस्तों को टिकट नहीं मिले हैं। ये मेरा इशू सिर्फ ये है, ये बात समझ लीजिएगा। अच्छा। और उसके लिए हम लोग इंशाल्लाह पार्टी के अंदर रह के पार्टी में अपनी क़यादत को अपनी सारी चीज़ें पहुंचाई हैं। और मुझे यकीन है, जो बात मैं कह रहा हूँ, ये सुन लीजिएगा, बड़ी अहम बात है। ये इलेक्शन को अब तो 14 मई को सवाल ही पैदा नहीं होता इलेक्शन हो, ये इलेक्शन नहीं करवाने जा रहे। हम डायलॉग में गए हुए हैं और डायलॉग कामयाबी चाहते हैं, लेकिन ये ट्रक की बत्ती के पीछे लगा रहे हैं और आ जाते हैं सर, उसकी तरफ भी आ जाते हैं, उसकी तरफ भी आ जाते हैं। अच्छा, एक फिक्रा कह लूं, आपकी बात का जवाब देके फिर इस टॉपिक में बाद में आ जाइएगा। मेरी असेसमेंट ये है कि ये अगले हफ्ते इलेक्शन कमीशन शेड्यूल कैंसिल कर देगा, दोबारा से नया इलेक्शन शेड्यूल आएगा, जिसमें इंशाल्लाह दोबारा जिन लोगों की रिजर्वेशंस हैं, हम दोबारा वो अप्लाई करेंगे। और इंशाल्लाह मुझे यकीन है, मैं अपने हल्के की हद तक बात कर रहा हूं, तो फिर वो अदलिया का फैसला कहां जाएगा? अगर वो अदलिया का फैसला कहां जाएगा, क्योंकि वो तो अदलिया की तरफ से है ना, डायरेक्टिव्स हैं 14 मई के इलेक्शन कमीशन की तरफ से थोड़ी है। नहीं, मैं आपकी बात से, मैं बतौर वकील भी हूं, एक ये समझता हूं कि अदलिया का फैसला इंडोर्स होना चाहिए। अब जो हालात हैं, 14 मई को इलेक्शन होने हैं, अब तो बैलेट पेपर नहीं छप सकते हैं। सही। ये तो श्रीहन सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को हवा में उड़ा दिया गया है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हुई है। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट इसको कैसे आगे लेके बढ़ती है। अच्छा, लेकिन इलेक्शन नहीं होंगे। एक फेयर कमेंट इसके ऊपर, ये जो मुखालफिन, आप लोगों के मुखालफिन जो है वो आवाजें लगा रहे हैं, वो टेप्स आ रही है कि जनाब 1-1 करोड़ जो है वो पार्टी फंड दिया जा रहा है टिकटों के लिए, जरा इसके ऊपर एक कमेंट कीजिएगा फिर, ताकि मैं बदर साहब की तरफ। अच्छा इमरान भाई, मैं एक बात बताऊं, देखें ये जो मैंने ऑडियो क्लिप सुना है, जो वो
एक टिकट वाला चल रहा है, चदड़ साहब वाला। अब इसमें भी आप देखेंगे कि उसमें इमरान खान साहब कहीं पे नहीं है। अगर कुछ लोगों ने गलत किया है, जैसे ये वाली ऑडियो आई है, डेफिनेटली इसके ऊपर प्रोब होगा, इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशंस होंगी, और अगर ये चीज़ें जेन्युइन होती हैं तो यकीन मानिएगा खान साहब उसके खिलाफ एक्शन लेंगे। और ये बातें होती ये हैं कि जब कोई पॉपुलर पार्टी होती है, उन्होंने इंक्वायरी वो इनिशिएट लोग कर जो दी है, लेफ्ट राइट होते, इंक्वायरी इनिशिएट कर दी है बदर साहब। डेफिनेटली ऐसी चीजें हो जाती हैं। लेकिन ये अगर हम कहें कि खान साहब के इल्म में कोई ऐसी बात थी या खान साहब को इल्म था, हाँ। या ये बात बिल्कुल हरगज गलत है। अच्छा बदर साहब, मुज़ाकरात आपसे 2-3 हफ्ते पहले बात हुई, आपने जब उस वक्त दूर दूर तक ऐसी कोई सूरत नहीं थी, तब आपने कहा था कि मुज़ाकरात होंगे, अल्टीमेटली जो है ये जाके टेबल टॉक होगा और दोनों फरीकैन बैठेंगे। लेकिन जो इस वक्त हालात चल रहे हैं, वहाँ नवाज शरीफ साहब जो है वो कह रहे हैं कि 14 मई को सिर्फ पंजाब में किसी सूरत इलेक्शन कबूल नहीं है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है, आज कुछ ये भी खबरें आई कि उन्होंने शर्त रखी है 14 मई से पहले इलेक्शन, ये असेंबलियों की तहलील के हवाले से दोनों तरफ जो है वो झुकाव नहीं है, किसी भी उसमें कोई लचक नहीं है। तो किस हद तक मुज़ाकरात फिर कामयाब होंगे? और ख्वाजा आसिफ का तो ये कहना है कि ये तमाम हुज्जत है, खान साहब जल्दी जल्दी जलसे करें ताकि हमारी भी जान छूटे इस वक्त ये इस इख्तिलाफ, ये इस वक्त मुज़ाकरात के हवाले से। आप क्या समझ रहे हैं इस वक्त? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया इमरान साहब, आपने अपने प्रोग्राम में बुलाया। देखिए, ये मुज़ाकरात के हवाले से आपने मेरी बात की तायीद की, जो मैं काफ़ी अरसा पहले मैंने आप ही के प्रोग्राम में सबसे पहले कहा था कि मुज़ाकरात ही हल है, और हमारी लीडरशिप भी यही बात करती आई है शुरू से, पहले दिन से, और उनका भी यही मौक़िफ़ है कि मुज़ाकरात के बगैर मामलात हल नहीं होंगे। देखिए, अब जो जिस जगह हम खड़े हैं, अच्छी चीज़ ये है कि इस सारे मामले के अंदर इमरान खान साहब में बहुत अरसे बाद एक लचक देखने को आई है, और ये लचक बहुत ज़रूरी है कि इस लचक को मज़ीद आगे चलाया जाए। और ये जो 2 अदवार गुजरे हैं और एक तीसरा दौर आ रहा है, और उसके बाद ये मुज़ाकरात चलने चाहिए। अगर इनका मंगल वाले दिन जो ये बैठेंगे और बातचीत करेंगे और ये मामला नहीं भी हल होते, तो ये अपने अपने पार्टियों के पास वो पॉइंट लेके जाएं, लीडरशिप से डिस्कस करें, फिर वापस आए, फिर आके बात करें। क्योंकि अगर खान साहब सड़कों पे आ जाते हैं, हमारी पार्टी और लीडरशिप तो इस बात की हामी है कि जलसे जुलूस होने चाहिए, लॉन्ग मार्च होने चाहिए, और ये आजाद एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी है, फंडामेंटल राइट भी है कि जलसे जुलूस पॉलिटिकल पार्टीज करें, हमें इससे कोई इतराज नहीं। लेकिन क्या जलसे जुलूस करने और लॉन्ग मार्च करना क्या मसले का हल है? नहीं, ऐसा नहीं है कि जलसे जुलूस करने के बाद भी ये मामलात वापस मुज़ाकरात की टेबल पे ही आके रुकेंगे, और चाहे इसके अंदर मुख्तलिफ लोगों की आराय आ जाए, ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा या किसी और पार्टी का कोई लीडर या कायद कोई बात करता है, उनका पर्सपेक्टिव होता है, हमें एक दूसरे के पर्सपेक्टिव का रिगार्ड करना चाहिए, सुनना चाहिए। लेकिन इसके अंदर देखें, सारे मामलात में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने और आसिफ अली जरदारी साहब ने बहुत कोशिश की है, एक 3 रुकनी कमेटी बना के पीडीएम के अंदर तमाम जमातों की लीडरशिप को माइल किया, आमादा किया कि आप मुज़ाकरात की तरफ आए, और फिर दूसरी तरफ पीटीआई के अंदर भी वो मुज़ाकरात की टेबल पे आए। तो ये क्रेडिट बिलावल साहब को जाता है और पीपल्स पार्टी की लीडरशिप को जाता है कि जिन्होंने इनिशिएट करके सबको टेबल पे लाके बैठाया। अब इस मुज़ाकरात की टेबल पे वो बैठ के हतमी उसके मतलूबा नताइज भी जो निकले ना, अब पीडीएम से आप देख रहे हैं कि फजलुर रहमान साहब जो हैं वो मुज़ाकरात के हक में नहीं है, शेख रशीद जो हैं वो कह रहे हैं कि कुछ भी नहीं होगा, जो 1 साल तक नहीं आ सके इलेक्शन में वो 3 दिन में क्या आ जाएंगे। मियाँ जावेद लतीफ़ जो हैं उनके बड़े रिजर्वेशन। तो ये तो पीडीएम के अंदर इत्तेहादी जमातें और पार्टनर्स और सीनियर पॉलिटिशियंस जो हैं, ख्वाजा आसिफ जैसे विद पार्टी का एक मौक़िफ़ बयान करते हैं, वो भी इसके हक में नहीं है। देखिए, ख्वाजा आसिफ साहब हो गए या बाकी लोग जिन्होंने किया मुख्तलिफ पार्टियों से है, मैंने जैसे पहले अर्ज किया, उनके अपने अपने पर्सपेक्टिव है, सबको उनके पर्सपेक्टिव की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, एहतराम करना चाहिए। असल बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने जब एक प्रिंसिपल डिसीजन ले लिया कि मुज़ाकरात में जाना है और अपनी पार्टी के नुमाइंदों को बिठा दिया गुफ्तगू के अंदर टेबल पे मुकालमे के लिए, तो मैं समझता हूँ बाकी सबकी आरा वो एहतरामन बड़ी अच्छी है, गुफ्तगू करें, जो भी अपनी राय देनी है। लेकिन अब देखें, इस सारे मामले के अंदर आप सुनते आ रहे होंगे कि ये मुज़ाकरात की कामयाबी की तरफ, देखें मुज़ाकरात की कामयाबी पे अगर लेके जाना है तो हम सुनते आ रहे हैं मीडिया पे भी, और भी बहुत सारे लोग कहते हैं कि जनाब खान साहब
पीटीआई जो है लैंडस्लाइड विक्ट्री ले लेगी। तो मैं तो पीटीआई वालों को ये मशवरा देता हूं कि यार अगर आप लोगों को ये लगता है कि आप लोगों को पीटीआई लैंडस्लाइड विक्ट्री ले लेगी, तो आप पीडीएम और पीडीएम की तमाम इत्तेहादी जमातों को और पीपल्स पार्टी को इस बात पे कायल करें और उनको लिखवा लें कि अगर वो इलेक्शन हारे तो वो नताइज तस्लीम करेंगे। और इस तरह आप भी इस बात पे आ जाए कि अगर खान साहब और पीटीआई इलेक्शन हारती है तो वो भी जाहिर है कि लिख के दे गारंटियर देंगे। कौन होगा, गारंटियर कौन होगा और गारंटी देखिए क्या ये- होगी जो आज की सूरत हाल है। ठीक है, बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया। देखिए बस- गारंटियर देखिए इमरान साहब, इस सारी बातचीत के अंदर गारंटियर कोई भी नहीं होता। इसके अंदर अगर आप सियासी लोग बैठ के सियासी मुशावरत से और सियासी तरीके से अफामो तफहीम से मामला तय कर लें और आपस में लिखत पढ़त कर लें, एक दूसरे के साइन अंगूठे लगवा लें और वो ही गारंटी हो जाएगी। आपको कोई थर्ड पार्टी नहीं चाहिए। ये मामलात, ये चीजें, ये जो कॉमन पॉइंट निकाल के एक दूसरे के साथ मुशावरत करना है। अगर मंगल वाले दिन मामला तय नहीं होते तो इसके अंदर अदवार ऐड कर लिए जाए, 1 2 3 दिन मजीद इसके अंदर मुज़ाकरात को लिंगर ऑन किया जाए। क्योंकि अगर आप सड़कों पे आ जाते हैं और 14 मई पे भी बात नहीं होती और 8 अक्टूबर पे भी नहीं होती और आप सारा ही एक्सरसाइज करने के बाद, टाइम जाया करने के बाद फिर आ जाते हैं वापस टेबल पे, तो मैं समझता हूं कि यही बेहतर होगा कि आप आज ही 2 3 4 दिन लगा के मुज़ाकरात ये ठीक। फाइनल कर क्या लें बसरा और साहब, कोई क्या एक दरमियानी wisdom- दरमियानी रास्ता निकालें। कलेक्टिव विजडम कहां पर होगी? क्योंकि अगर अब फवाद चौधरी साहब का कहना है कि अगर मुज़ाकरात नाकाम हुए तो बड़ी अवामी तहरीक चलेगी। अब तक जितनी भी तहरीकें आप लोगों ने चलाई हैं, जिसमें लॉन्ग मार्च हुए, धरने हुए, जिसमें जेल भरो तहरीक हुई, और आगे भी अगर कोई चीज़ होती है, क्योंकि पीछे भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, तो उससे हासिल क्या हुआ? क्योंकि वो सब इलेक्शन के हवाले से थे और अभी भी कोई तहरीक चलेगी तो फिर अल्टीमेटली टेबल टॉक पे ही होना पड़ेगा, मुज़ाकरात के ऊपर ही आना पड़ेगा। क्या है आपके पास फिर? इमरान भाई, अमली तौर पे जुल्फ़िकार बदर मेरे छोटे भाई हैं और जहांगीर बदर साहब, मैं समझता हूँ कि सियासत की एक यूनिवर्सिटी थे अपनी जगह, अल्लाह पाक उनको जन्नत में जगह दे। बात यह है कि इस वक्त अमली तौर पर वो आइन जो एक मुतफ़िका आइन था, अमली तौर पर वो आइन टूट चुका है। इस वक्त बग़ैर आइन के मुल्क चल रहा है, इसमें कतई दो राय नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ कि किसी से आप डिस्कस कर लें, किसी बड़े वकील को बुला लें, मैं तो, और जुल्फ़िकार बदर साहब तो छोटे वकील हैं, अमली तौर पर आइन टूट चुका है। दूसरी बात, हमारी क्या कोशिश है कि इस वक्त जो आइनी बहरान पैदा हो गया है, इस वक्त जो पाकिस्तान के मसाइल का हल है, वो सिर्फ और सिर्फ फेयर एंड फ्री इलेक्शंस हैं। उसके लिए हम कभी भी मुज़ाकरात से नहीं भागे। जब से भी बात हुई, द वर्ड इज फ्री एंड फेयर इलेक्शन। मैं गुजारिश कर, ठीक है, ये शर्त है ना भाई, उस पे तो डिस्प्यूट नहीं है, उस पे तो डिस्प्यूट किसी को नहीं है। इमरान भाई सुन ले, मुझे बात करने दीजिएगा। जी जी जी, बसरा साहब, जुल्फ़िकार भाई बात करने दीजिएगा। इमरान भाई, मैं गुजारिश करूं, हमने पहले दिन से कहा कि आप टेबल पर आ जाएं और एक 1 पॉइंट एजेंडा होगा कि इलेक्शन करवाने हैं। इसके अलावा कोई हल नहीं है पाकिस्तान के मसाइल का। सियासी हल निकलेगा तो जो इकानमी की सूरत हाल है, जो मुल्क की सूरत हाल है, आइन भी बच जाएगा। और अगर एक दफ़ा आइन टूट गया तो फिर तो आप इसको संभाल नहीं सकेंगे। याद है आपको, 90 दिन के लिए आया था कामर ज़ियाउल हक, उसके बाद फिर क्या सूरत हाल बनी थी। 11 साल वो उसने निकाले यहाँ पर पाकिस्तान में। जो आज बुराइयां हैं, क्लाशनकोफ कल्चर हो, हीरोइन माफिया हो, जो जहाद के नाम पर जो कुछ हुआ, पाकिस्तान का बेड़ा गर्क हो गया। कराची में आप बैठे हुए, आपको पता है क्या क्या तबाही वहां पर वो अल्ताफ हुसैन उनकी सरपरस्ती में करता रहा। गुजारिश ये है, मैं एक बतौर पॉलिटिकल वर्कर बता दूं, मैं भी कल इस्लामाबाद था। हमारी हर मुमकिन कोशिश है कि मुज़ाकरात कामयाब हों और दरमियानी रास्ता निकले। लेकिन आप ये माहौल देखें, जब मुज़ाकरात होते हैं, एक तरफ मुज़ाकरात हो रहे हैं, इमरान खान साहब इस्लामाबाद जाते हैं, वर्करों को, पुरअमन वर्करों को पकड़ लिया जाता है। यहाँ पे रात जो चोरी परवेज लाई साहब के घर में हुआ है, एक सीनियर पॉलिटिशियन है, इसकी मैं शदीद मैं जरा इस पॉइंट को आपसे डिस्कस कर रहा हूं। बिल्कुल, आई गॉट योर पॉइंट, आई गॉट योर पॉइंट। अब हुकूमत, नहीं सुने, मेरा सवाल सुन ले, फिर आप मेरा सवाल सुन ले, फिर आप रिस्पॉन्ड कीजिएगा। मैं इसी की तरफ आ रहा था कि हुकूमत इन कार्रवाइयों को, वफाकी हुकूमत इन कार्रवाइयों को निगरां हुकूमत के खाते में डाल रही है कि निगरां हुकूमत ये कार्रवाई कर रही है। अच्छा, वो फाइन लाइन का जो मैं तस्करा कर रहा था निगरां हुकूमत और हुकूमत के दरमियान, वो बहुत सी जगहों पे मिक्स हो रही है। मिसाल के तौर पे एक तो ये चीज़ हमने देखी परवेज इलाही के घर पे छापे के हवाले से, फिर दूसरी शाहिद खान अब्बासी का एक स्टेटमेंट कि जनाब ये 84 अरब का जो आटा फ्री तकसीम किया गया, इसमें 20 अरब की करप्शन हुई है। तो निगरां हुकूमत, वहाँ से आमिर मीर साहब जो हैं
वो कहते हैं कि ये गलत स्टेटमेंट है, आप इसकी तरदीद करें, अदरवाइज सबूत फराहम करें। तो ये चीज़ें मिक्स हो रही हैं। अब मुझे ये बताइए कि अब अगर आप पंजाब में पहले इलेक्शन करते हैं और बाय द टाइम जब इलेक्शन होंगे उस वक्त फेडरल में पंजाब हुकूमत में कोई भी हुकूमत होगी और बाकी जगहों पे निगरान हुकूमत होगी, तो क्या उसका इन्फ्लुएंस होगा कि नहीं? और यही आज वाले हालात उस वक्त भी होंगे कि नहीं, जो अभी हम सब खाते में एक दूसरे के डाल रहे हैं? इमरान भाई, सबसे पहले तो शदीद अल्फाज में मजम्मत करता हूँ जो कुछ चौरी परवेज़ लाई साहब के घर में हुआ है। एक सीनियर सियासतदान है, वहाँ पे चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल किया गया है। यूं लग रहा था कि वहाँ पर सीन इस तरह, वो बख्तरबंद गाड़ी वो गेटों को तोड़ रही थी, उनके घर में दाखिल हो रही थी। तो ये इसको मैं समझता हूँ किसी सूरत भी ये काबिल कबूल नहीं है। और दूसरी बात, इमरान भाई आपने इलेक्शंस का कहा, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये इलेक्शन ये ट्रक की बत्ती के पीछे लगाएंगे, ये अगले हफ्ते इलेक्शन शेड्यूल कैंसिल कर देंगे, एक आईनी बहरान पैदा, और हमें ये कहेंगे हम क्या चाहते हैं कि 14 मई खान साहब ने अपनी मुज़ाकराती टीम को कह दिया है 14 मई तक अगर ये असम्बलियाँ डिसॉल्व कर दें तो हम जुलाई अगस्त में इलेक्शन हो जाए मुल्क में। ये क्या चाह रहे हैं कि ये हमें डेट दे रहे हैं सितंबर अक्टूबर की, ये बात सुन लें। अच्छा। लेकिन ये सितंबर अक्टूबर में भी इलेक्शन नहीं करवाएंगे। मैं जो इस्लामाबाद में गुफ्तगू और लोगों को सुनकर आया हूँ, उनका प्लान ये है, ये जो हुकूमत है या इस वक्त जो करवाना चाह रहे हैं इलेक्शन, वो चाहते हैं कि जो आरफ अलवी साहब रिटायर हो जाए, सितंबर में उनका टेन्योर कंप्लीट हो जाए। चीफ जस्टिस बंदयाल साहब जो इस वक्त जिन्होंने 100 मोटो लिया हुआ है, ये भी नहीं होंगे। उसके बाद हम इलेक्शन खान साहब को -1 किया जाएगा, खान साहब को गिरफ्तार किया जाएगा, खान साहब के बगैर कैंपेन में जाए पार्टी, और जाके मार्च अप्रैल में 2024 में ये इलेक्शन करवाना चाहते हैं। अच्छा, क्या आपका मुतालबा जस्टिफाई करता है 14 मई का? क्योंकि आज कल 1 मई हो जाएगा, फिर अगले 14 दिन के अंदर असेंबली डिसॉल्व करे तो मेरे भाई फिर बजट कौन पेश करेगा? क्या वो केयरटेकर गवर्नमेंट पेश करेगी? हाँ, देखिए क्यों नहीं पेश कर सकती। बजट का इस बात से कोई तल्लक नहीं है। बजट केयरटेकर सेटअप जो आएगा, जो लोग वहां पर सर केयरटेकर सेटअप जो है वो सिर्फ इलेक्शन के लिए आता है, 3 महीने के लिए इलेक्शन के लिए। वो कैसे पूरे साल का बजट पेश कर सकता है? इमरान भाई आप मुझे बताइए, केपी का और पंजाब का बजट कौन पेश करेगा? वहां पे भी तो केयरटेकर सेटअप ने वो बजट पास करना है। बजट कोई इश्यू नहीं है। बजट वहां पर केयरटेकर जो सेटअप बनाएंगे वो पास करें और ये जुलाई अगस्त में इलेक्शन करवा लें। एक तो आईनी बहरान भी दूर हो जाएगा, एक इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर सूरत गैर यकीनी की सूरत हाल है वो खत्म हो जाएगी। नहीं तो वो बात ये है कि फिर सिंध हुकूमत और बलूचिस्तान हुकूमत अपने आप को क्यों खत्म करे, जिस तरह से केपी और पंजाब की हुकूमतें खत्म हुई थी, ये क्यों अपनी कुर्बानी दें? ये सवाल मैं रखूंगा। बदर साहब भी हमारे साथ मौजूद है। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। जी बदर साहब, 3 चीज़ें हैं, मैं चाहूँगा कि ज़रा क्विक उसके ऊपर आप कमेंट करें। सबसे पहले तो निगरान हुकूमत वाली जो बात हुई थी, अगर पंजाब में पहले इलेक्शन हो जाते हैं, पहले वहाँ पे इलेक्टेड गवर्नमेंट आ जाती है, तो फिर वो असरअंदाज होगी कि नहीं? इस वक्त जो एक कॉम्बिनेशन है, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि जनाब वो निगरान हुकूमत की कार्रवाई है, हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं, कि इस तरह के वाक़यात आगे भी देखे जा सकते हैं? ये जो आपकी बात है कि बिल्कुल जो भी पार्टी जीतेगी इलेक्शन, जो हुकूमत बना लेगी, वो आइंदा होने वाले इलेक्शन में जो वफाकी हुकूमत के होंगे उस पर बिल्कुल असरअंदाज होगी, इसमें कोई शक नहीं है। और इसके ऊपर मैं एक बात बाद में करता हूं। और आपका जो दूसरा सवाल है कि ये जो सारी कार्रवाई है ये निगरान हुकूमत ही इसके जवाब दे, इसमें फेडरल गवर्नमेंट का कोई तल्लुक वास्ता नहीं है। अगर कोई तल्लुक होता तो ना इसहाक डार साहब फोन करते पीटीआई के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी साहब को, ना प्राइम मिनिस्टर साहब फोन करते चौधरी साहब के नेफ्यू को। तो वो ये सारा मामला जो है ये को किसने किया, कैसे, मैटर ऑफ फर्दर इन्वेस्टिगेशन है, क्योंकि ये किसी ने निगरान हुकूमत बजट पेश कर देगी क्या? वो पेश कर सकती है? निगरान हुकूमत जो है वो बजट एक अबूरी सा बजट पेश करेगी, क्योंकि ये तो इलेक्टेड गवर्नमेंट का काम होता है। लेकिन अगर वो फुल फ्लेज बजट पेश कर भी दे सरकारी लोगों के साथ मिलके, तो वो बजट अप्रूव नहीं होगा अनटिल अनलेस वो जब तक नई असेंबली आके उसको इंडोर्स करके पास नहीं करेगी, क्योंकि ये मनी बिल है। और मनी बिल जब तक
इलेक्टेड गवर्नमेंट या जो इलेक्टेड नुमाइंदे हैं वो पास नहीं करते, उतनी देर ये जो बजट है ये ऐसे हवा में ही होता है। और इस बजट को पास करने पे अगर जून में, जैसे तहरीक इंसाफ के बहुत सारे रहनुमा ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं कि जी जून में आप बजट की कोई डेट दे दें, उस डेट को बजट पास करके करवा लिया जाए, फिर आगे मामला करवा लिया जाए। देखिए ये जो लचक वाला मामला है ना, ये बड़ा जरूरी है कि ये जो लोग मुस्बत सोच के साथ हैं कि एक दफा इलेक्टेड गवर्नमेंट बजट पास कर दे, क्योंकि इस बजट के साथ फौज भी और पाकिस्तान के दूसरे महकमे भी, बहुत सारे लोगों की तनख्वाहें भी, गवर्नमेंट एक्सचेकर है, आपने लोगों को पेंशन देनी है, तनख्वाहें देनी है। अगर गवर्नमेंट ये बजट पास नहीं करती और ये कोई अबूरी यानी केयर टेकर सेटअप आके करता है और ये पास नहीं होता, आप 1 जुलाई से ऑनवर्ड कोई भी 1 रुपए की पेमेंट नहीं कर सकेगा। तो ये सारी जो है ये बहुत पेचीदा मसाइल होंगे। और एक और जो लास्ट और वो सिंध और बलूचिस्तान अपनी हुकूमतें क्यों तोड़ेंगे? खान साहब ने कहा कि जनाब साबिक जो चीफ थे उनके कहने पे हुकूमत तोड़ी पंजाब की और केपीके की, तो यहाँ पे खान साहब के कहने के ऊपर क्यों सिंध और बलूचिस्तान अपनी हुकूमतें तोड़ देंगी? देखें, ये सिंध और बलूचिस्तान हुकूमतें कौमी असम्बली यानी जब कौमी असम्बली के साथ ही टूटेंगी, क्योंकि ये सारी हुकूमतों का जो टाइम पीरियड है वो अगर वक्त से पहले इनको तोड़ा जाता है फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट, वो इसी सूरत में मुमकिन हो सकता है कि आपके मुज़ाकरात कामयाब हो जाए। और मुज़ाकरात की कामयाबी पे सिर्फ एक पॉइंट है, वो पॉइंट ये है कि टाइमिंग भी आगे पीछे हो सकती है, दोनों साइड्स लचक भी दिखा सकते हैं, इलेक्शन वक्त से पहले भी हो सकता है मुमकिना तौर पे, जिसपे बहुत सारी पॉलिटिकल लीडरशिप लचक दिखा के कॉम्प्रोमाइज भी कर सकती है। लेकिन एक पॉइंट जो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जिसपे खान साहब इस बात पे एग्री कर जाएं कि इलेक्शन होने के बाद वो नताइज को तस्लीम करेंगे, यही मुज़ाकरात की कामयाबी का पॉइंट है। अगर इस पे खान बसरा साहब ये जो बात की कि नताइज की तस्लीम, नताइज जो भी होंगे उनको तस्लीम करने की जमानत जो है वही एक बहुत बड़ी कामयाबी होगी मुज़ाकरात के होने का। अब आप समझ रहे हैं कि बर्फ पिघलेगी? इमरान भाई बदर साहब, जुल्फ़कार भाई ने बहुत अच्छी बात की है। डेफिनेटली हम और जो फेयर एंड फ्री इलेक्शन होते हैं सबको नज़र आते हैं और हम उनको तस्लीम करेंगे, इसमें कतई दो राय नहीं है। हमने लास्ट टाइम भी जब जहाँ सीटों पे इशू आया था हमने वही सीटें डिस्कस की थी। और दूसरी बात देखिए, एक बात का सवाल ये देख मैं आपके सवाल की तरफ आता हूँ। जो अभी हम बात कर रहे थे बजट की, देखिए असूलन तो ऐसी हुकूमत को बजट पेश करना चाहिए जिसको पूरी कौम की हमायत हासिल हो, ताकि वो जो कौम की जो मसाइल हैं उनसे आगाही हासिल हो। और वो अभी इलेक्शन करवा दें आप तो वो जाके जून में बजट पेश होना है, जाके अगस्त सितंबर में हो जाएगा। अभी आप अबूरी बजट दे दें तो गुजारिश ये है कि इसमें असूलन तौर पे तो हमें जो हुकूमत मुंतखब होती है नहीं वो बजट पेश करे। और दूसरी बात मैं आपको फिर इमरान भाई बात बताऊं कि आप देखें, अगर हम संजीदा ना होते मुज़ाकरात में तो रात जो कुछ चोरी परवेज़ लाई साहब के घर में हुआ है उसके बाद कोई मुज़ाकरात की कोई गुंजाइश रह जाती है? मुज़ाकरात तो हमें ख़त्म कर देने चाहिए थे, लेकिन इसके बावजूद खान साहब ने, हमारी क़यादत ने यह फैसला किया है कि हम मुज़ाकरात की कामयाबी चाहते हैं। और ये बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है, ये कॉल बड़ी वाइज कॉल है कि फरीकैन जो है वो मुज़ाकरात की टेबल पे बैठे। और दुआ ये है कि वो किसी मस्बत और हतमी एक फैसले के साथ थे। बहुत बहुत शुक्रिया जुल्फ़िकार अली बदर और शौकत बसरा साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन इंशाअल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।